वैसे तो मैं हमेशा बिजी ही रहती हूँ। मेरी एक टांग दिल्ली में तो दूसरी टांग पंजाब में होती है। माँ कसम, हरियाणा वाला को तो मजा आ जाता। सुनो बालक, आज हम लोग पढ़ेंगे लवन सेतु के कार्य की। लवन सेतु का क्या कार्य है, तो टॉपिक लिखिए लवन सेतु के कार्य। लवन सेतु के कार्य या लवन ब्रिज, क्योंकि सेतु को हम लोग ब्रिज कहते हैं। लवन ब्रिज के कार्य। देखो, जैसे सेतु कहते किसको है, तो दो स्थानों को जोड़ने वाले किसी भी मतलब रास्ते को लोग क्या कहते हैं। जैसे महात्मा गांधी सेतु पटना और हाजीपुर को जोड़ता है कि नहीं। यदि नहीं रहेगा तो बीच में गंगा नदी है। तो उसमें भी देखिए, कल हम जो बनाए थे उसमें तो एक बर्तन था इस तरह से, और वो दूसरा बर्तन नहीं था ना, और दोनों बर्तन को जोड़ रहा था कि नहीं, इस तरह से जोड़ रहा था ना। तो सेतु का मतलब होता है कि दो को जोड़ने वाला, ठीक ना। तो चलिए लवन सेतु के कार्य लिखिए। लवन सेतु के जरिए, लवन सेतु के जरिए एक बिलियन से दूसरे बिलियन में, लवन सेतु के जरिए एक बिलियन से दूसरे बिलियन में आयनों का गमन होता है। आयनों का गमन होता है। गमन होता है, लेकिन दोनों बिलियन परस्पर मिश्रित नहीं हो पाते। लेकिन दोनों बिलियन परस्पर मिश्रित नहीं हो पाते हैं। दोनों बिलियन परस्पर मिश्रित नहीं हो पाते हैं। इस प्रकार बाहरी विद्युत परिपथ में, इस प्रकार बाहरी विद्युत परिपथ में इलेक्ट्रॉन गमन करते हैं। इलेक्ट्रॉन गमन करते हैं, जबकि भीतरी विद्युत परिपथ में, जबकि भीतरी विद्युत परिपथ में एक बिलियन से दूसरे बिलियन में, एक बिलियन से दूसरे बिलियन में आयनों का गमन होता है। आयनों का गमन होता है, जिसके कारण लवन सेतु के दोनों बिलियनों की, जिसके कारण लवन सेतु के दोनों बिलियनों की उदासीनता कायम रहती है। उदासीनता कायम रहती है। यदि लवन सेतु का प्रयोग नहीं किया जाए, यदि लवन सेतु का प्रयोग नहीं किया जाए तो विद्युत प्रवाह नहीं होता है। तो विद्युत प्रवाह नहीं होता है। नहीं होता है। देखिए, लवन सेतु का काम क्या होता है कि दोनों बिलियनों के बीच में केवल आयनों को गमन होने देना कि इस बिलियन से इस बिलियन में, इस बिलियन से इस बिलियन में केवल आयन आ जा सकते हैं। लेकिन यह दोनों बिलियन को परस्पर मिलने नहीं देता, क्योंकि इसमें गाढ़ा जिलेटिन में से भरा होता है पदार्थ ना। और जब आयनों का गमन होता है तो दोनों एथी में इसमें इलेक्ट्रॉन का गमन होता है। बाहरी परिपथ में, बाहरी परिपथ में इलेक्ट्रॉन का गमन होता है। लवन सेतु के द्वारा
आयनों का गमन होता है, जिस कारण से दोनों विलयनों की उदासीनता हमेशा कायम रहती है और सेल काम करते रहता है। यदि इसमें लवण सेतु का प्रयोग नहीं किया जाएगा तो आयनों का गमन नहीं होगा, तो बाहरी परिपथ में विद्युत धारा का प्रवाह यानी कि इलेक्ट्रॉन का प्रवाह नहीं होता है। चलिए अब लिखिए विद्युत रासायनिक सेल की मुख्य विशेषताएं। विद्युत रासायनिक सेल की मुख्य विशेषताएं। विद्युत रासायनिक सेल की मुख्य विशेषताएं। पहला नंबर लिखिए जिंक की क्षार और ऑक्सीकरण होता है। जिंक की क्षार पर ऑक्सीकरण होता है जिसे एनोड कहते हैं। जिंक की क्षार पर ऑक्सीकरण होता है जिसे एनोड कहते हैं। तथा कॉपर की क्षार पर अवकरण होता है जिसे कैथोड कहते हैं। तथा कॉपर की क्षार पर अवकरण होता है जिसे कैथोड कहते हैं। जिसे कैथोड कहते हैं। कैथोड कहते हैं। चलो बालक बताइए कि ऑक्सीकरण किसे कहते हैं? आप बताइए ऑक्सीकरण किसे कहते हैं? बोलो गुंजन, ऑक्सीकरण किसे कहते हैं? ऑक्सीकरण कहते हैं। विद्युत रासायनिक सेल में इलेक्ट्रॉन का त्याग कौन करता है? जिंक। तो जिंक पर क्या होगा? ऑक्सीकरण होगा। बैठिए लिख ले सकते ना कि कॉपर की क्षार पर अवकरण होता है जिसे कैथोड कहते हैं। दूसरा लिखिए विशेषता नंबर 2, प्रत्येक अर्ध सेल में होने वाली अभिक्रिया। प्रत्येक अर्ध सेल में होने वाली अभिक्रिया अर्ध सेल अभिक्रिया कहलाती है। प्रत्येक अर्ध सेल में होने वाली अभिक्रिया अर्ध सेल अभिक्रिया कहलाती है। प्रत्येक अर्ध सेल में होने वाली अभिक्रिया अर्ध सेल अभिक्रिया कहलाती है। अभिक्रिया कहलाती है। और देखिए दूसरा लिखा है कि प्रत्येक अर्ध सेल में होने वाली अभिक्रिया को अर्ध सेल अभिक्रिया कहते हैं। इसमें 2 को बर्तन था ना, इस तरह से एक तो ये वाला एक तो इधर था ना जी, और दोनों का संपर्क किससे था? लवण सेतु से। तो इसमें इसको हम लोग बोलते हैं अर्ध सेल, एक बर्तन को बोलते हैं अर्ध सेल, और दूसरे को बर्तन को भी बोलते हैं। अब दोनों मिल करके पूरा क्या बनता है? एक सेल बनता है। इसलिए देखिएगा जब भी सेल बनता है तो उसमें देखिएगा जोड़ा रहता है। जैसे बैटिया देखेंगे मटर वाला, उसमें 5 गो नहीं रहता है, 4 गो रहेगा, चाहे 2 गो रहेगा, चाहे 6 गो रहता है, चाहे 8 गो रहेगा। नहीं देखेंगे क्या कर ज्ञान। चलिए तो लिखिए विशेषता नंबर 3, दोनों अर्ध सेल अभिक्रिया एक साथ होती है। दोनों अर्ध सेल अभिक्रिया एक साथ होती है। एक साथ होती है। कहने का मतलब है कि इसमें भी अभिक्रिया होगा और उसी समय ऐसा नहीं कि पहले हम अभिक्रिया कर रहे हैं उसके बाद शुरू करना। जब भी होता है तो दोनों में एक साथ। चौथा लिखिए जिंक इलेक्ट्रोड पर
इलेक्ट्रॉन उत्पन्न होता है। जिंक इलेक्ट्रोड पर इलेक्ट्रॉन उत्पन्न होता है, अतः यह एक ऋणात्मक इलेक्ट्रोड होता है। जिंक इलेक्ट्रोड पर इलेक्ट्रॉन उत्पन्न होता है, अतः यह एक ऋणात्मक इलेक्ट्रोड होता है। जो इलेक्ट्रॉन बाहरी परिपथ से कॉपर इलेक्ट्रोड की ओर गमन करने लगते हैं। जो इलेक्ट्रॉन बाहरी परिपथ से कॉपर इलेक्ट्रोड की ओर गमन करने लगते हैं, क्योंकि कॉपर इलेक्ट्रोड पर Cu क्योंकि कॉपर इलेक्ट्रोड पर Cu2 प्लस आयन को Cu में परिवर्तित होने के लिए इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होती है। अतः कॉपर इलेक्ट्रोड धनात्मक इलेक्ट्रोड होता है। जिंक इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है ना, और उसी से इलेक्ट्रॉन प्रवेश करके कहाँ पे जाता है, कॉपर इलेक्ट्रोड पर। इसका हो गया चौथा नंबर। अब पांचवा नंबर लिखिए। वैद्युत अपघटनी सेल में एनोड का चिन्ह ब्रैकेट में प्लस लिखिएगा। वैद्युत अपघटनी सेल में एनोड का चिन्ह धनात्मक तथा कैथोड का चिन्ह ऋणात्मक होता है। जबकि वैद्युत रासायनिक सेल में एनोड का चिन्ह ऋणात्मक एवं कैथोड का चिन्ह धनात्मक होता है। हो गया ना। वैद्युत अपघटनी सेल में धनात्मक एनोड होता है और कैथोड, जबकि विद्युत रासायनिक सेल में एनोड ऋणात्मक होता है और कैथोड धनात्मक होता है। तो अगला नंबर लिखिए। विद्युत रासायनिक सेल में इलेक्ट्रॉन एनोड से कैथोड की ओर गमन करता है। विद्युत रासायनिक सेल में इलेक्ट्रॉन एनोड से कैथोड की ओर गमन करता है। तो झूठ बोल रहे हैं। ना, ये सही बता रहा है। चलिए अगला लिखिए, सही है। सातवां नंबर लिखिए। विद्युत रासायनिक सेल में विद्युत धारा का प्रवाह कैथोड से एनोड की ओर होता है। विद्युत रासायनिक सेल में विद्युत धारा का प्रवाह कैथोड से एनोड की ओर होता है।
कैथोड से एनोड की ओर होता है। यही ना कैथोड है जी, देखिए कहाँ जा रहा है एनोड पर। कैथोड से एनोड की ओर होता है। चलिए 8वां नंबर लिखिए। सेल क्रियाशील होने पर CuSO4 के विलयन में से सेल क्रियाशील होने पर CuSO4 के विलयन में से Cu2 प्लस आयन, सेल क्रियाशील होने पर CuSO4 के विलयन में से Cu2 प्लस आयन कॉपर इलेक्ट्रोड पर मुक्त होता है। कॉपर इलेक्ट्रोड पर मुक्त होता है जिससे CuSO4 के विलयन का सांद्रण कम होने लगता है। जिससे CuSO4 के विलयन का सांद्रण कम होने लगता है। और अधिक समय बीत जाने पर विद्युत प्रवाह भी कम हो जाता है। देखिए इसको समझ लीजिए। जैसे हम लोग जानते हैं कि जिंक इलेक्ट्रोड पर से इलेक्ट्रॉन जब जाता है बाहरी परिपथ के द्वारा कैथोड पर, तो CuSO4 के विलयन में उपस्थित जो Cu2 प्लस आयन होते हैं वो 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके और कैथोड पर जमा हो जाता है। ठीक, तो इस प्रकार से इस विलयन में Cu2 प्लस आयन की संख्या धीरे धीरे घटने लगता है और बहुत समय तक ले यदि होता रहा तो एक ऐसा समय आएगा कि इसमें Cu2 प्लस आयनों की संख्या बहुत ही कम हो जाएगी। तभी क्रिया रुक भी सकता है, यानी कि विद्युत धारा का प्रवाह कम भी हो सकता है। कोई दिक्कत? चलिए अब लिखिए टॉपिक वैद्युत अपघटनी सेल एवं वैद्युत रासायनिक सेल में अंतर। वैद्युत अपघटनी सेल एवं वैद्युत रासायनिक सेल में अंतर। एक तरफ लिखिए वैद्युत अपघटनी सेल और दूसरा तरफ लिखिए वैद्युत रासायनिक सेल और बीच में खींच दीजिए बाउंड्री। वैद्युत अपघटनी सेल में नंबर 1 लिखिए। इसमें विद्युत ऊर्जा की सहायता से रासायनिक अभिक्रिया कराई जाती है। इसमें विद्युत ऊर्जा की सहायता से रासायनिक अभिक्रिया कराई जाती है। रासायनिक सेल में लिखिए इसमें रासायनिक अभिक्रिया कराकर विद्युत ऊर्जा प्राप्त की जाती है। इसमें रासायनिक अभिक्रिया कराकर विद्युत ऊर्जा प्राप्त की जाती है। दूसरा नंबर लिखिए अपघटनी सेल में। इसमें विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। इसमें विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है।
विद्युत रासायनिक सेल में दूसरा नंबर लिखिए, इसमें रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। इसमें रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। चलिए अगला लिखिए, तीसरा नंबर अपघटनी सेल में, इसमें रेडॉक्स अभिक्रिया स्वतः नहीं होती है। इसमें रेडॉक्स अभिक्रिया स्वतः नहीं होती है। इसमें रेडॉक्स अभिक्रिया स्वतः नहीं होती है। और उधर लिखिए, अच्छा रेडॉक्स अभिक्रिया का मतलब क्या होता है? हाँ, एक साथ ऑक्सीकरण और अवकरण जब एक साथ होता है तो उसी को क्या बोले? चलिए इसमें लिखिएगा, रासायनिक सेल में इसमें रेडॉक्स अभिक्रिया स्वतः होती है। स्वतः होती है। चलिए अब चौथा नंबर लिखिए, अपघटनी सेल में इसमें दोनों इलेक्ट्रोड एक ही बिलियन, इसमें दोनों इलेक्ट्रोड एक ही बिलियन या वैद्युत अपघट्य में डूबे रहते हैं। या वैद्युत अपघट्य में डूबे रहते हैं। उधर लिखे रासायनिक सेल में इसमें दोनों इलेक्ट्रोड अलग अलग बर्तनों या उपखंडों में रहते हैं। इसमें दोनों इलेक्ट्रोड अलग अलग बर्तनों या उपखंडों में रहते हैं। या उपखंडों में रहते हैं। हो गया ना? अपघटनी सेल में एक के बिलियनों में दोनों रहता है, एनोड और कैथोड। आप विद्युत रासायनिक सेल में अलग बर्तन में एनोड होता है, अलग बर्तन में कैथोड होता है। अब लिखिए नंबर 5, इसमें एनोड धनात्मक और कैथोड ऋणात्मक होता है। इसमें एनोड धनात्मक और कैथोड ऋणात्मक होता है। ऋणात्मक होता है। उधर लिखिए, इसमें एनोड ऋणात्मक और कैथोड धनात्मक होता है। इसमें एनोड ऋणात्मक और कैथोड धनात्मक होता है। ये तो हो गया अंतर दोनों में कि दोनों में क्या अलग होता है। अब देखिए, लिखिए दोनों में समानता लिखिए। टॉपिक लिखिए, वैद्युत अपघटनी सेल और विद्युत रासायनिक सेल में समानता। दोनों में समानता लिखा जाए कि दोनों में सेम क्या होता है। चलिए पहला नंबर लिखिए अपघटनी सेल में कि इसमें एनोड पर, हाँ दुए को लिखने ज्यादा नहीं,
इसमें एनोड पर ऑक्सीकरण होता है। इसमें एनोड पर ऑक्सीकरण होता है। और उधर लिखे रासायनिक सेल में, इसमें भी एनोड पर ऑक्सीकरण होता है। इसमें भी एनोड पर ऑक्सीकरण होता है। दूसरा नंबर लिखिए अपघटनीय सेल में, इसमें कैथोड पर अवकरण होता है। इसमें कैथोड पर अवकरण होता है। और रासायनिक सेल में लिखिए, इसमें भी कैथोड पर अवकरण होता है। हो गया। चलिए यहाँ से लिखिए आप लोग नया टॉपिक। अब टॉपिक के नाम है इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड देखिए, इलेक्ट्रोड होता क्या है। जैसे मान लीजिए कि हमको एगो धातु के छड़ लिए, इस धातु के छड़ को इसके किसी विलयन में हम लोग डुबा देते हैं, समझिए वाला। जैसे मान लीजिए कि हम ले लिए जिंक का छड़, और जिंक के छड़ को लेकर के जिंक के विलयन में ही क्या कर दिए हैं, डुबा दिए हैं। तो जब हम लोग किसी धातु के छड़ को उसके लवण के विलयन में, क्योंकि Zn4 क्या है, एक प्रकार का लवण है, तो जब किसी धातु के छड़ को उसके लवण के विलयन में डुबाया जाता है तो धातु का छड़ या तो धनावेशित हो जाता है या तो इस स्थिति में धातु के छड़ को हम इलेक्ट्रोड कहते हैं। अब वो धनावेशित होगा या ऋणावेशित होगा, वो डिपेंड करता है इलेक्ट्रोड की प्रकृति पर कि कैसा नेचर का इलेक्ट्रोड है। तो इलेक्ट्रोड का परिभाषा क्या होता है कि जब किसी धातु के छड़ को उसके किसी लवण के विलयन में डुबा दिया जाता है तो धातु का छड़ या तो धनावेशित हो जाता है या तो ऋणावेशित हो जाता है। तो उस स्थिति में इस धातु के छड़ को हम लोग इलेक्ट्रोड कहते हैं। तो चलिए इलेक्ट्रोड की परिभाषा लिखिए। किसी धातु के छड़ को उसके किसी लवण के विलयन में डुबाने पर, उसके किसी लवण के विलयन में डुबाने पर धातु की छड़ धनावेशित या ऋण आवेशित होकर, धनावेशित या ऋण आवेशित होकर आवेश उत्पन्न करती है। धनावेशित या ऋणावेशित होकर आवेश उत्पन्न करती है, तब उसे इलेक्ट्रोड कहते हैं। तब उसे इलेक्ट्रोड कहते हैं। बनाइए आप लोग भी डायग्राम। इसका बाहरी सतह जो है धनावेशित हो गया है, आंतरिक सतह ऋण आवेश से आवेशित हो गया है। इसको डुबाया गया है
किसी के बिलियन में, यहाँ तक मत बनाइएगा, राव नीचे ही बनाइएगा। बिलियन इसी का होता है Zn/4 का बिलियन। अच्छा बताइए, तो किसी भी धातु का धनावेशित या ऋणावेशित होने के पीछे का कारण क्या है? मतलब किस कारण से कोई धनावेशित या ऋणावेशित होता है, हम यही जानना चाहते हैं। इलेक्ट्रॉनों की कमी या अधिकता के कारण। कहने का मतलब कि इलेक्ट्रॉनों के त्याग या ग्रहण कारण, क्योंकि जब तक कोई पदार्थ इलेक्ट्रॉन का त्याग या ग्रहण नहीं करता है तब तक उस पर किसी प्रकार के आवेश की उत्पत्ति, क्योंकि प्रकृति में जितना भी पदार्थ होते हैं सब मूल रूप में उदासीन अवस्था में होते हैं। चलिए लिखिएगा, C/4 का ही बिलियन हो जाएगा। क्षण है कॉपर का। ये हो जाएगा कॉपर इलेक्ट्रोड, वो वाला हो जाएगा जिंक इलेक्ट्रोड। हो गया ना। तो देखिए क्या बताया है कि जब किसी धातु के क्षण को उसके किसी लवण के विलयन में डुबाया जाता है तो या तो धनावेशित होता है या तो ऋणावेशित होता है, तो इसी कारण से उसको इलेक्ट्रोड कहा जाता है। अब उसके धनावेशित ऋणावेशित होने के पीछे कारण है कि या तो इलेक्ट्रॉन त्याग किया हुआ या तो देखिए, तो जिंक धनावेशित हुआ है कि ऋणावेशित हुआ है? धनावेशित हुआ है, यानी कि इलेक्ट्रॉन इससे अगले होगा और वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया। तो चलिए C/4 का बिलियन होगा। 4 छोड़ दिए हैं, लिख लीजिए। चलिए तो उसके चित्र के नीचे लिखिएगा, जब किसी धातु के क्षण को जब किसी धातु के क्षण को उसके किसी लवण के विलयन में डुबाने से, जब किसी धातु के क्षण को उसके किसी लवण के विलयन में डुबाने से धातु की क्षण इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, धातु के क्षण इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है या इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। धातु की क्षण इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है या इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो उसे इलेक्ट्रोड कहते हैं। हो गया ना। ये दूसरा परिभाषा हो गया उसी का, इलेक्ट्रोड का। हाँ, दूसरा परिभाषा हो गया जो भी लिखाए हैं। अब इसका एग्जाम्पल लिखिए। एग्जाम्पल देखिए, अगर 2 एग्जाम्पल है इलेक्ट्रोड का, ठीक ना,
क्योंकि इलेक्ट्रोड का दो परिभाषा लिखा है, दोनों में से आप कोई लिख सकते हैं परिभाषा। अब देखिए जैसे चित्र में दर्शाया गया है कि जैसे इसका बाहरी सतह धनावेशित है, आंतरिक सतह, इसका मतलब है कि जब जिंक को Zn4 के विलयन में डुबाया जाता है तो जिंक घुलता है, और घुल करके देखिए बनता है, ये Zn है तो घुल के बनाता है Zn2 प्लस प्लस, तो Zn2 प्लस तो विलयन में रह जाएगा Zn2 प्लस, लेकिन दोनों इलेक्ट्रॉन फिर छड़वा के अंदर चल जाता है ना, और वो पकड़ के कहाँ चल जाता है, कॉपर में चल जाता है कि नहीं, तो दोनों इलेक्ट्रॉन एक ग्रहण करने के बाद सतह पर रहेगा कि अंदर चल जाता है। तो इसी कारण देखिए आंतरिक सतह ऋणावेशित दर्शाया गया है, बाहरी सतह धनावेशित मतलब कि विलयन में है, विलयन में है क्योंकि विलयन के संपर्क में है ना, आई सतह है जो विलयन को व धातु को अलग करता है। जैसे मान लीजिए कि इसको हम डुबा दिए पानी में, इसको, इसका सतह होगा ना जो अलग करेगा इसको और पानी को, इसके अंदर यही है, इसके बाहर पानी है। तो उसी तरह से विलयन में डुबाने के बाद विलयन के सतह पर धनावेश है, मतलब कि विलयन है, धनावेशित हो गया क्षर, कारण क्योंकि इलेक्ट्रॉन त्यागता है लेकिन फिर ले लेता है। तो एग्जाम्पल नंबर 1 लिखिए, जिंक की क्षर को जिंक की विलयन में डुबाने पर, जिंक की क्षर को जिंक की विलयन में डुबाने पर ऋण आवेशित हो जाती है, ऋण आवेशित हो जाती है तथा विलयन धनावेशित हो जाती है, तथा विलयन धनावेशित हो जाती है। धनावेशित हो जाती है। देखिए जिंक हो गया ऋणावेशित, लेकिन विलयन क्या हो गया है। अब लिखिए कारण, लिखिए कारण में जिंक परमाणु से, Zn भी आप केवल लिख सकते हैं जिंक के लिए, जिंक परमाणु से मुक्त इलेक्ट्रॉन, जिंक परमाणु से मुक्त इलेक्ट्रॉन जिंक की क्षर पर ही रह जाता है, जिंक की क्षर पर ही रह जाता है, तथा Zn2 प्लस विलयन में चला जाता है, तथा Zn2 प्लस विलयन में चला जाता है। जिससे Zn की क्षर ऋणावेशित, जिससे Zn की क्षर ऋणावेशित तथा Znso4 का विलयन धनावेशित हो जाता है, तथा Znso4 का विलयन धनावेशित हो जाता है, धनावेशित हो जाता है। उसका अभिक्रिया लिख लीजिएगा यहाँ से कि जिंक जो है क्या होता है, Zn2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन उत्पन्न करता है, लेकिन दोनों इलेक्ट्रॉन जिंक के क्षर में प्रवेश कर जाता है और Zn2 प्लस विलयन में रह जाता है। चलिए इसको अभिक्रिया को लिख लीजिए और नंबर एग्जाम्पल नंबर 2 लिखिए कर, लिखिए Cu की क्षर को कॉपर की विलयन में डुबोने पर, Cu की क्षर को कॉपर की विलयन में डुबोने पर Cu की क्षर धनावेशित,
Cu की क्षौर धनावेशित तथा विलयन ऋणावेशित हो जाता है। Cu की क्षौर धनावेशित तथा विलयन ऋणावेशित हो जाता है। ऋणावेशित हो जाता है। देखिए क्षौर धनावेशित हो गया है। अब विलयन, इसका भी कारण लिख लीजिए, कारण लिख के दे दीजिए। विलयन में उपस्थित Cu2 प्लस आयन, विलयन में उपस्थित Cu2 प्लस आयन Cu2 प्लस आयन Cu की क्षौर से इलेक्ट्रॉन प्राप्त कर, विलयन में उपस्थित Cu2 प्लस आयन Cu की क्षौर से इलेक्ट्रॉन प्राप्त कर Cu परमाणु में बदल जाता है। Cu परमाणु में बदल जाता है तथा Cu की क्षौर पर जमा हो जाता है, तथा Cu की क्षौर पर जमा हो जाता है, जमा हो जाता है, जिससे कॉपर की क्षौर पर धन आवेश उत्पन्न होता है, जिससे कॉपर की क्षौर पर धन आवेश उत्पन्न होता है तथा विलयन में ऋण आवेश उत्पन्न होता है। विलयन में ऋण आवेश उत्पन्न होता है, ऋण आवेश उत्पन्न होता है। देखो बालक, विलयन में कौन रहता है? Cu2 प्लस रहता है ना। तो विलयन में उपस्थित Cu2 प्लस जो होता है, 2 इलेक्ट्रॉन धातु के क्षौर से ग्रहण करता है। तो इलेक्ट्रॉन की कमी किस में होगी, धातु में कि विलयन में? विलयन में होगा इलेक्ट्रॉन कमी। धातु के क्षौर से 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन कमी एक में होगा ना। तो क्षौर के अंदर में धन आवेश उत्पन्न होगा। आई विलयन जा करके एक पे जमा होता है, फिर Cu2 प्लस ना। Cu2 प्लस क्या करता है कि 2 को इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके Cu के रूप में एक सतह पर जमा हो जाता है, ठीक ना। तो क्या अभी क्रिया कर लिख लीजिए नीचे, Cu2 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ये हो जाएगा Cu। यहाँ से जो भी पढ़ाएंगे वो सब इम्पोर्टेंट है, मतलब कि अब सब इम्पोर्टेंट ही पढ़ा रहे हैं अब। तो आज केमिस्ट्री इतना ही, अब इसके बाद हम लोग फिर पढ़ेंगे